हाय गाइस। अभी हम इतिहास के यानी हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आधुनिक भारत के हैं। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। हमारे ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकिंटॉश या जेम्स प्रिंसेप। इसका सही आंसर होगा सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में बनी हुई थी, इसके बारे में कुछ दिया गया है। द लाइब्रेरी कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 20,000 वॉल्यूम्स इंक्लूसिव ऑफ 8,000 रेयर संस्कृत, अरेबिक, पर्सियन एंड हिंदी मैन्युस्क्रिप्ट. The archaeological relics, geological and the ethological specimens form the nucleus of the Indian Museum opened in 1875. Sir William Jones founded the society in order to advance the society, the study of Indology intended for literary and scientific research. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सर विलियम जोन्स ने इसको फाउंड किया था और यहाँ पे दिया हुआ था कि अप्रॉक्सीमेटली 20,000 वॉल्यूम्स मतलब सब इंक्लूड थे भाषा में। लाइब्रेरी मतलब 20,000 अलग अलग टाइप की 8,000 रेयर संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन और हिंदी में लिखे गए थे उपन्यास। तो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना थी वो किन्होंने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन या अरविंद घोष। तो इसका सही जवाब होगा अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है उसके लेखक अरविंद घोष थे। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जयप्रकाश नारायण या विनोबा भावे। इसका सही आंसर होगा विनोबा भावे। देखिए भूदान मूवमेंट के बारे में कुछ दिया गया है। भूदान लिटरली मीन्स अ डोनेशन ऑफ लैंड एज लिमिटेड बाय द नेम्स in this movement landlord voluntarily give up land to be distributed to landless laborers who would then cultivate the land. This is aimed at reducing the gap between the rich and the poor. मतलब कुल मिलाकर के ये रिच एंड पुअर, जो अमीर लोग थे और गरीब लोग थे, उनके बीच का जो भेद है ना, उसको मिटाने के लिए इसका यूज़ किया गया, मतलब इसका शुरुआत की गई थी। हियर द लैंड डोनर्स आर नॉट गिव्स एनी कंपनसेशन. इन 1954 ही स्टार्टेड द ग्रामधन मूवमेंट विच इन्वॉल्व द वॉलंटरी डोनेशन ऑफ होल विलेज. मतलब 1954 में ग्रामधन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, जो कि वॉलंटरी डोनेशन दिया जाता था पूरे गाँव को. दीज मूवमेंट्स अट्रैक्ट वर्ल्ड वाइड एडमायरेशन ऑफ बीइंग स्टेलर एग्जाम्पल ऑफ वॉलंटरी सोशल जस्टिस. ये कुल मिलाकर के जो रिच पीपल होते थे और पुअर पीपल होते थे, उनके बीच का जो भेदभाव है उसको कम करने के लिए ये आंदोलन का यूज़ किया गया था और इसकी शुरुआत विनोबा भावे जी ने की थी. आइए जानते हैं विनोबा भावे के बारे में. ये आचार्य विनोबा भावे और ट्रस्टेड फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी इन अप्रैल 1951 स्टार्टेड एट तेलंगाना इन हैदराबाद. तेलंगाना हैदराबाद में इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी. कलेक्टेड लैंड एज गिफ्ट फ्रॉम जमींदार एंड रिच फार्मर्स. रिच फार्मर्स से ज़मीन कलेक्ट की जाती थी एंड रीडिस्ट्रीब्यूट दैट गिफ्टेड और डोनेट लैंड अमॉन्ग द लैंडलेस फार्मर. जो फार्मर जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, जो कि खेती किसानी मतलब क्योंकि बेसिकली हमारे पुराने ज़माने में अधिकतर फार्मर्स होते थे, आज भी हैं पर पहले ज़्यादातर होते थे. तो मतलब जो रिच पीपल हैं उनसे ज़मीनों को ख़रीद करके और जो पुअर पीपल हैं उनको काम करने के लिए दे देते थे, ताकि वो अपना घर चला सकें, अपनी कमाई कर सकें. इस वजह से. आइए अगला प्रश्न लेते हैं. आनंद मठ के लेखक कौन हैं? हमारे ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू या फिर अरविंद घोष. इसका सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी. आइए देखते हैं.
1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का बांग्ला उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित हुआ था। 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह और बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि पर लिखा यह उपन्यास पाठकों में बहुत लोकप्रिय हुआ था। ये बंगाल की अकाल और सन्यासी विद्रोह के ऊपर ये लिखा गया था। इस बात से खबर आकर कि इससे देश प्रेम और विद्रोह की भावना जागृत होगी। उस समय की अंग्रेज सरकार ने आनंद मठ पर प्रतिबंध लगा दिया, जो कि 1947 में देश स्वतंत्र होने के बाद हटाया गया। आनंद मठ आधुनिक भारतीय साहित्य का एक मील का पत्थर माना जाता है और यह पाठकों में आज भी बेहद लोकप्रिय है। इसका अनुवाद लगभग हर भारतीय भाषा में उपलब्ध है। इसमें समृद्ध गीत वंदे मातरम को देश का राष्ट्रगीत बनने का गौरव मिला। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी बांग्ला के महान कवि और उपन्यासकार थे। बांग्ला के अलावा वे संस्कृत के विद्वान थे। अपना साहित्यिक जीवन उन्होंने कविता से शुरू किया था, लेकिन वे अपने उपन्यासों के लिए अधिक जाने जाते हैं। आनंद मठ के अतिरिक्त दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, देवी चौधरानी, मृणाली उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अपने लेखन के द्वारा वे लोगों में नव जागरण करना चाहते थे। उनकी जैसी कहानी कहने की कला शायद ही किसी और भारतीय लेखक में मिलती है। मतलब जो आनंद मठ है वह जब हमारा बंगाल विभाजन किया गया था उस समय पे यह उन्होंने लिखा था। सन्यासी विद्रोह और बंगाल के अकाल के बारे में पृष्ठभूमि थी उस टाइम पे उनकी। अब लोग उससे ज़्यादा प्रवोक हो करके और अंग्रेज़ों के विरुद्ध कदम ना उठाएं, इस वजह से वहाँ उस टाइम पे इसे रोक दिया गया था, इस पर रोक लगा दी गई थी। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद इस पर से रोक हटी थी और यह लगभग बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद है। और इसी का वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है इसी में से लिया गया है, इसी उपन्यास में से लिया गया है, आनंद मठ में से ही। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? हमारे ऑप्शन है शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर ताराशंकर बंदोपाध्याय। इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? हमारे ऑप्शन है एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या मैडम भीकाजी कामा। तो इसका सही आंसर है मैडम भीकाजी कामा। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है जिसे तिरंगा भी कहा जाता है, जिसमें 3 रंग की पट्टियाँ होती हैं, इसकी जो अभिकल्पना की थी वो पिंगली वेंकैया जी ने की थी 15 अगस्त 1947 को। से कुछ दिन स्वतंत्रता के कुछ दिन पूर्व ही 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में इसे अपनाया गया था। इसमें 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियाँ हैं, जिसमें ऊपर केसरिया पट्टी होती है, बीच में सफ़ेद पट्टी होती है और उसके नीचे हरे रंग की पट्टी होती है, जिसके अपने अपने अलग अलग जिसका अपना अलग अलग मतलब है। जैसे कि बीच में जो श्वेत पट्टी होती है वह धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। नीचे के हरे रंग की पट्टी देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है, जबकि जो केसरिया रंग की पट्टी सबसे ऊपर होती है वह देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। ध्वज की लंबाई का जो और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसकी जो अभिकल्पना थी वो पिंगली वेंकैया जी ने की है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था वह मैडम भीकाजी कामा ने किया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? हमारे ऑप्शन है माउंटबेटन, रेडक्लिफ, जेम्स बोल्ट या रिचर्डसन। इसका सही आंसर होगा रेडक्लिफ। रेडक्लिफ रेखा जो कि 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई है, जो कि भारत के 3 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि राज्य बना दिए गए हैं, इसकी सीमा से बनती है। और इसका सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया था, जो 48 करोड़ लोगों के बीच के क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत था।
तो ये किसने बनाई थी? रेडक्लिफ ने बनाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? हमारे ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन या रामगढ़ अधिवेशन। इसका सही आंसर होगा लाहौर अधिवेशन। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? हमारे ऑप्शन है 1927, 1928, 1929 या 1930। इसका सही आंसर होगा 1929। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? हमारे ऑप्शन है H.N. बेल्सफोर्ड, J.B. कृपलानी, G. स्लोकोम या वेब मिलर। इसका सही आंसर होगा वेब मिलर। हमारा अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? हमारे ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, J.B. कृपलानी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर होगा J.B. कृपलानी। अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? हमारे ऑप्शन है विलियम वुड, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस या फिर A.B. अलेक्जेंडर। इसका सही आंसर होगा विलियम वुड, जो कि कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? हमारे ऑप्शन है ह्यू गेट्सकेल, सर जॉन साइमन, सर पैथिक लॉरेंस या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सर पैथिक लॉरेंस। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? हमारे ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग, डबरन या प्रिटोरिया। इसका सही आंसर है पीटर मारिट्सबर्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है? हमारे ऑप्शन है हरिलाल गांधी, रामदास गांधी, महात्मा गांधी या मणिलाल गांधी। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने ही सत्याग्रह शब्द को गढ़ा, उसे उजागर में लेकर आए और उसके बाद सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया था उन्होंने। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? हमारे ऑप्शन है बम्बई में, लखनऊ में, चंपारण में या वाराणसी में। इसका सही आंसर होगा वाराणसी में। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? हमारे ऑप्शन है V.O. चिदम्बर पिल्लई, K. कामराज, C. राजगोपालाचारी या N.E. बेसेंट। हमारा सही आंसर होगा इसका C. राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? हमारे ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, M.A. सुभाष चंद्र बोस, M.A. अंसारी या M.K. गांधी। इसका सही आंसर है M.A. अंसारी। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है, लोक सुरक्षा विधेयक, जिसे हम पब्लिक सेफ्टी बिल के नाम से भी जानते हैं, 1928 में पारित हुआ था। इसका विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दासता का पहले नंबर का यह बिल है?
हमारे ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, टी प्रकाश, लाला लाजपत राय या दीवान चमन लाल। इसका सही आंसर है मोतीलाल नेहरू। तो ये हमारे कुछ इतिहास में आए हुए या हिस्ट्री में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।